जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। कल यूपी का चौथे चरण का मतदान संपन्न हो गया। कुल 59 सीट्स थी इसमें, और ये एरिया भी 2017 में बीजेपी ने एकदम क्लीन स्वीप किया था। मतलब 59 में से 52 सीट्स जो है वो बीजेपी ने जीत ली थी। और जैसा कि इस बार सुपारी मीडिया शुरू से ही ये माहौल बनाने में लगा है, और जो न्यूज़ चैनल्स हैं और हमारे जो यूट्यूब के जो चैनल्स हैं वो शुरू से ये माहौल बना रहे कि नहीं नहीं नहीं, समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रही है, समाजवादी पार्टी तो बीजेपी से आगे निकल गई है। ये सब झूठी फर्जी बातें हैं। समाजवादी पार्टी आज भी एक एक सीट के लिए संघर्ष कर रही है। आज अगर हम इस पूरे रीजन को डिस्कस कर लें तो इसमें सेंट्रल यूपी, लखनऊ, रायबरेली इत्यादि जिले हैं, फतेहपुर साइड। उसके बाद इसी रीजन में तराई बेल्ट आती है, जहां किसान आंदोलन में एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी। और जैसा कि मैं पहले भी बोलता आया हूं कि विपक्ष ये चुनाव इस झूठी आशा पे ही लड़ रहा है कि किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा और किसान जो है भाजपा के खिलाफ नाराज होकर मतदान करेगा। अच्छा, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ हम तब से कहते आ रहे कि ये एक फर्जी आंदोलन है, जिसका सचमुच के जो रियल किसान है उससे कोई मतलब नहीं है। ये तो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने केंद्र सरकार को घेरने के लिए और अपने राजनैतिक हित साधने के लिए दिल्ली का घेराव किया था। इसका किसान हितों से कोई संबंध ही नहीं था। पर साहब हुआ क्या कि लखीमपुर खीरी जिले में एक बड़ी दुखद घटना घट गई, जिसमें कि अजय मिश्रा टेणी के लड़के की थार जीप से कुछ सो कॉल्ड किसान और कुचल गए, और उसके प्रतिक्रिया में उन सो कॉल्ड किसानों ने जो है तीन ब्राह्मण कार्यकर्ताओं की लाठी डंडे से पीट पीट के हत्या कर दी। तो सब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था, और ऐसा माना जा रहा था कि सब किसानों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, और ये तराई बेल्ट में। और इसी तराई बेल्ट में कल चुनाव संपन्न हुआ। तो मेरी ना बहुत ज्यादा जिज्ञासा थी, और मैं हमेशा ये पूरा जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उस तराई बेल्ट में क्या हो रहा है, और उस तराई बेल्ट में बीजेपी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो पिछली बार क्या था साहब कि बीजेपी ने लखीमपुर खीरी और पीलीभीत इत्यादि जो जिले हैं ना, जिसमें जो तराई कहलाते हैं, ये क्लीन स्वीप कर दिया था। इसमें सारी सीटें बीजेपी जीत गई थी। इस बार वी वर ऑब्जर्विंग इट वेरी कीनली कि इस बार के चुनाव में क्या होता है। और जहां पर वो घटना हुई थी वो अजय मिश्रा टेणी का जो इलाका है, उस सीट का नाम है निघासन। तो मैं स्पेशली निघासन सीट की, जहां पर वो जीप से कुचल के किसानों के मरने की जो घटना हुई थी, दुर्घटना हुई थी, या जो भी हत्या हुई थी, जो भी था वो, वहां पे वहां की जनता ने कैसे वोट दिया है, कितना वोट दिया है, किसको वोट दिया है। तो साहब इसका पहले तो इतिहास जान लीजिए कि जो निघासन सीट है, इसमें 2017 में रामकुमार वर्मा, पटेल रामकुमार वर्मा नामक एक नेताजी ने वहां से चुनाव लड़ा था, और वो लगभग वो जीते थे साहब लगभग 48-50 हजार से जीते थे। फिर 2018 में वो बीमार हुए और उनकी मृत्यु हो गई। तो उपचुनाव हुए, उसमें उन्हीं रामकुमार वर्मा जी का बेटा शशांक वर्मा उसी सीट निघासन से वापस चुनाव लड़ा, और अपने पिताजी से भी ज्यादा वोट लेके वो जीता वहां से। फिर अब वहां चुनाव हुआ तो उसी शशांक
वर्मा को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वैसे ये कहा जा रहा था कि अजय मिश्रा टेणी अपने बेटे मोनू मिश्रा को इसी सीट के लिए तैयार कर रहे थे। खैर साहब, शशांक वर्मा को, वो तो जेल में थे और माहौल भी उनके खिलाफ था बहुत। उनको, बीजेपी को ये डर था कि उनका बहुत ज्यादा विरोध हो सकता है इलाके में, इसलिए उनको जो है बीजेपी ने स्पेशली ये इंस्ट्रक्शन दी कि आपको चुनाव प्रचार के लिए इलाके में नहीं निकलना, आप आराम से मस्ती काटिए। और शशांक वर्मा को सब बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बना दिया। और सपा से कोई आरएस कुशवाहा जी हैं और कांग्रेस से एक कोई अटल शुक्ला है और बीएसपी से कोई मिस्टर उस्मानी है। तो ये 4 लोग मैदान में हैं। तो आपको याद होगा था जब ये घटना हुई थी ना, तो हमारी प्रियंका जिज्जी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गई थी और बस ऐसा लगता था, और मीडिया ने उनको ऐसा कवरेज दिया था कि बस कांग्रेस का तो जी यहीं से रिवाइवल हो जाएगा और बस यहीं से कांग्रेस तो सत्ता में आ रही है जी, क्योंकि जिज्जी इतनी हाइपर एक्टिव हुई, जिज्जी ने आसमान सिर पर उठा लिया, हाय हमारे बेचारे किसानों की हत्या हो गई। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस कि भैया उस सीट पर कांग्रेस कैसा परफॉर्म कर रही है। तो तब वो उस उपचुनाव में वो अटल शुक्ला जी जो है उनको 18,000 वोट मिला था और कुल वहां पे वोटर है 3,40,000, जिसमें भाजपा प्रत्याशी जो है रामकुमार वर्मा जी 46,123 वोट लेके जो है के मार्जिन से जीते थे। उनका बेटा जो है 53,000 के मार्जिन से जीता था। 53,000 का तो मार्जिन था। वहां पे अटल शुक्ला को 18,000 वोट मिले थे। वहां पे हमारी जिज्जी जो है एकदम आसमान सिर पे उठाए हुई थी, हाय हाय किसान मर गए, किसान मर गए। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस कि भैया वहां कांग्रेस क्या परफॉर्म कर रही है। तो लोगों ने मुझे बताया था इस बार तो वहां पे जो कांग्रेस प्रत्याशी अटल शुक्ला, उनको उस चुनाव में पिछली बार की तरह 18,000 वोट भी मिलना मुश्किल है। मुख्य लड़ाई आज भी वहां सपा और भाजपा के बीच में है। सपा से कुशवाहा साहब लड़ रहे हैं और उधर शशांक वर्मा जो है वो बहुत मजबूती से मैदान में है। और मुझे वहाँ के बहुत सारे लोगों ने बताया है कि निघासन सीट एक बार फिर बीजेपी रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने जा रही है। फिर मैंने पूछा कि फिर ये इतना बड़ा जो वितंडावाद किसान आंदोलन का मचाया गया था कि हाय किसान आंदोलन, हाय किसान आंदोलन, बीजेपी के खिलाफ बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, ये सब क्या है? बोला जी जमीन पे कोई गुस्सा नहीं। वो जो किसान आंदोलन था वो यहाँ के रहने वाले लगभग 40,000 सिख पॉपुलेशन है, वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण उस किसान आंदोलन को चला रही थी। बाकी अन्य किसानों का उस आंदोलन से कोई मतलब नहीं था। वो सारा का सारा उत्पात जो था वो सिख किसानों का था, सो कॉल्ड सिख किसानों का। और उनकी जनसंख्या, उनका वोट किसी भी सीट पे 10,000 से ज्यादा नहीं है। कुल मिला के 3-4 सीटों पे उनके 10,000 वोट है। इसलिए उनकी नाराजगी का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं। और बीजेपी एक बार फिर पूरी तराई को स्वीप करने जा रही है। तो अब सब बात यह है कि 59 सीट्स में से इस बार, पिछली बार 59 में से 52 बीजेपी जीती थी। तो मैंने पता लगाने की कोशिश की कि इस बार क्या पोजीशन है। बोला जी इस बार ये टैली कम नहीं होने की, इंप्रूव बेशक हो जाओ। मैंने कहा इंप्रूव कहां से हो जाएगी भाई? बोले जी वो अदिति सिंह, डॉटर ऑफ श्री अखिलेश सिंह, कांग्रेस नेत्री, जिनकी वजह से रायबरेली में कांग्रेस आज भी जिंदा थी। हाँ जी, कांग्रेस रायबरेली में, आप लोगों को लगता होगा ना कि अमेठी रायबरेली में कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कारण जिंदा थी। नहीं जी नहीं, रायबरेली में कांग्रेस यदि जिंदा थी तो अखिलेश सिंह और अदिति सिंह के परिवार के कारण जिंदा थी। वो परिवार बीजेपी में शिफ्ट हो गया। इस बार वहां कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। और कांग्रेस की वहां से 2 सीटें आती थी, वो दोनों अखिलेश सिंह, अदिति सिंह के परिवार के कारण आती थी। इस बार वो दोनों सीटें बीजेपी जीत रही है। इसके अलावा सब 4 सीट जो है वो
सपा जीती थी 1-2 सीट जो है, और बसपा और इधर उधर 2 सीट शायद कांग्रेस, आदित्य सिंह और एक और कोई है उनके। इस बार क्या पोजीशन होगी? कहते वो 2 सीट कांग्रेस वाली भाजपा के खाते में लिख लो, और बोले एक आध हर जिले में एक आध सीट ऐसी है जो कि भाजपा हार जाती थी, इस बार उन सभी सीटों पे कांटे की लड़ाई है, इसलिए भाजपा कम से कम अपनी वो जो 52-53 सीट की जो टैली थी उसको इस चरण में भी मेंटेन करेगी और 1-2-4 सीट्स को गेन जरूर कर सकती है। वो टैली इस चरण में भी कम नहीं होने जा रही है। एक और बहुत बड़ा कंसर्न एनालिस्ट ने शो किया है कि तब वोट परसेंटेज कम हुआ है 2017 की तुलना में। इस बार ओवरऑल इस 59 सीट्स में 2% वोट कम पड़ा है और कुछ सीटों पर, स्पेसिफिक सीट्स पे 6 से 8% वोट भी कम पड़ा है। तो आप इस कम वोटिंग को कैसे एनालाइज करते हैं और क्या इस कम वोटिंग का नुकसान किसको हो रहा है? तो एक जो मूर्ख किस्म का जो एनालिस्ट होता है ना, वो पूरा का पूरा ठीकरा जो है ना कम वोटिंग का, वो बीजेपी के सिर पे फोड़ देता है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये मानना है कि ये जो कम वोटिंग हो रही है ना, चुनाव अब धीरे धीरे यूपी में वन साइडेड होता चला जा रहा है। जैसे वो क्रिकेट का जब वन साइडेड मैच होता है ना, और जो लूजिंग टीम होती है उसके सामने एक बहुत बड़ा टारगेट है कि साहब आपके पास सिर्फ 2 विकेट आपके हाथ में हैं, सिर्फ 4 ओवर बचे हैं और आपको 140 रन बनाने हैं, तो ये मान के चलता है कि यार ये मैच तो गया, अब उस मैच में कोई मजा नहीं है, रोमांच खत्म है। तो फिर ना पब्लिक जो है ना मैदान छोड़ छोड़ के जाने लगती है, लोग टीवी बंद कर देते हैं कि अब इस मैच में कुछ बचा ही नहीं है। सब यूपी के इस चुनाव की ना चौथे चरण तक आते आते लगभग यही हालत हो गई है, और जैसे जैसे पूर्वांचल की तरफ ये चुनाव बढ़ेगा, ये सपा कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है कम होता जाएगा। बसपा वाले पहले से ही उत्साह उनमें था ही नहीं, क्योंकि बसपा वाले पहले से मान के चल रहे थे कि साहब बहन जी ने तो जी वॉकआउट दे दिया है, बहन जी का खुद ही इंटरेस्ट नहीं था चुनाव में। तो एक तो बसपा वोटर्स की उदासीनता आप इस पूरे चुनाव में देखेंगे कि वोट परसेंटेज कम हुआ है। तो यूपी का अगर हम एनालिसिस करें तो सबसे पहले तो बसपा वोटर्स की उदासीनता, सपा वोटर्स का ये मान लेना कि हम ये चुनाव हार रहे हैं, इस वजह से बहुत सा वोटर वोट देने नहीं निकल रहा। और यदि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है तो इसका कुछ नुकसान थोड़ा बहुत तो बीजेपी को भी होगा, परंतु ज्यादा नुकसान सपा को हो रहा है और बसपा का बहुत सारा वोट भाजपा में शिफ्ट हो रहा है इस निराशा के कारण। या तो बसपा का वोटर पैसे लेके वोट दे रहा है, नहीं तो वो कहता है कि वो सपा को वोट नहीं देगा किसी भी कीमत पे, तो बसपा का वोट जो है वो भाजपा को शिफ्ट हो रहा है। दलित वोट, यस, बसपा का कुछ जो अल्पसंख्यक वोट है वो सपा को जरूर शिफ्ट हो रहा है, पर मोर और लेस ये चुनाव अब सपा के लिए तकरीबन खत्म सा हो चुका है। और अब सपा का जो कार्यकर्ता है ना वो धीरे धीरे सरेंडर की मुद्रा में आ रहा है। 2 दिन पहले एक बड़ी जबरदस्त अफवाह फैली सोशल मीडिया में कि अखिलेश जी ने 11 मार्च का टिकट बुक कराया है लंदन जाने का। समाजवादी पार्टी ने या अखिलेश जी ने या समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता प्रवक्ता ने इस बात का खंडन नहीं किया, और भाजपा वाले इसको बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं कि भैया जी तो जा रहे हैं, भैया जी तो जा रहे हैं। इसका मतलब 10 तारीख को चुनाव हारेंगे तभी तो 11 को लंदन जाएंगे थकान मिटाने, नहीं तो जो जीतने वाला पार्टी होती है वो तो 11 तारीख को मंत्रिमंडल बनाता है, कैबिनेट के डिस्कशन करता है कि किसको किसको मंत्री बनाना है, गठबंधन में किस साथी को कितने पद चाहिए। तो 11 तारीख को अखिलेश जी अगर लंदन जा रहे हैं तो इससे मैसेज क्या जा रहा है? मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, अरे भैया अगर ये सच है तब तो फिर जो हो रहा है वो हो रहा है, अगर झूठ है तो कम से कम खंडन तो करो। तो खंडन भी नहीं आ रहा आपका। ऐसे में आपके कार्यकर्ता और आपके वोटर को क्या मैसेज जा रहा है?
तो कार्यकर्ता और वोटर उदासीन क्यों नहीं होगा? और अगर कार्यकर्ता और वोटर आपका उदासीन है तो वोटिंग परसेंटेज पे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने बताया कि भाजपा के जो बस्ते थे, भाजपा के जो वो बूथ्स के बाहर जो टेबल लगी होती है मतदाताओं की मदद करने के लिए, वहाँ पे अच्छी खासी भीड़ थी और सपा के बूथ जो हैं वो भाजपा की तुलना में उन पे जो भीड़ थी वो आधे से भी कम थी, बल्कि कुछ कुछ बूथ तो एकदम खाली पड़े थे। ऐसी रिपोर्ट्स हैं तकरीबन पूरे एरिया पे। तो साहब, जब अगर सपा का कार्यकर्ता और सपा का वोटर मायूस है, हताश है, निराश है, तो वो वोट देने नहीं निकल रहा। तो वोटिंग परसेंटेज कम होने का एक ये कारण भी है। ओवरऑल अब तक बताया गया है कि साहब 231 सीटों पे मतदान हो चुका है। 2017 में इन 231 में से 191 सीट्स जो है वो बीजेपी ने जीती थी। इस बार हम ये मान के चल रहे हैं कि सेकेंड फेज में कुछ सीटों का बीजेपी को लॉस हुआ है। इसके अलावा फर्स्ट फेज में एक आध 2-4 सीटों का होगा, वो हम थर्ड और फोर्थ फेज में कवर कर रहे हैं। इसलिए टोटल 10 से 15 सीट्स का लॉस जो सेकेंड फेज में हुआ है मुस्लिम कंसोलिडेशन की वजह से। तो मेरा ये मानना है कि इस चरण के बाद, चौथे चरण के बाद, बीजेपी अभी भी 180 से लेके 185 सीट्स मेंटेन करेगी। मेरा यह मानना है कि आज बीजेपी 180 सीट से ज्यादा जीत चुकी है। जिस दिन 2010 तारीख को जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन आप इस बात को नोट करिएगा। मैंने कहा था कि आज चौथे चरण के बाद बीजेपी लगभग 180 सीट जीत चुकी है। इसका मतलब यह है कि पांचवें चरण का जिस दिन मतदान खत्म होगा उस दिन भाजपा बहुमत पा चुकी होगी। पांचवें चरण में भाजपा स्पष्ट बहुमत पा लेगी। छठा और सातवां चरण तो भाजपा के लिए बोनस होने जा रहा है। सपा ये चुनाव हार चुकी है। भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा की पूरी टीम बेहद उत्साहित है और जैसे जैसे ये चुनाव पूर्वांचल की तरफ बढ़ता जाएगा, उत्साह और ज्यादा बढ़ता जाएगा। भाजपा उस एरिया में एकदम कारपेट बॉम्बिंग, मतलब ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग के लिए मशहूर है। आपको याद होगा 2017 में भी ऐसी अफवाह उड़ाई गई थी कि हालत बहुत खराब है, बनारस में हालत बहुत खराब है। मोदी जी लगातार पूरे 3 दिन बनारस, 4 दिन बनारस में ही रह गए थे। पूरे 4 दिन मोदी जी ने बनारस में था, जिसमें लगातार 2 दिन रोड शो हुआ था। तो वहां पे उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है, ऐसी अफवाह फैलाई गई थी कि बनारस की तो जी 8 सीट हार रहे हैं, इसलिए मोदी जी परेशान है और मोदी जी बनारस में इतना ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं कि लगातार 2 दिन रोड शो बनारस में। जब रिजल्ट आया तो पता लगा कि भाजपा ने पूरा पूर्वांचल स्वीप कर दिया था। तो साहब, बात यह नहीं कि एग्जाम से पहले अगर 3 दिन लड़का बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हो तो लोग कहते हैं इसको फेल होने का डर है। जरूरी नहीं फेल होने का डर है, हो सकता है लड़का 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने के लिए ना आखिरी समय में इतनी मेहनत कर रहा है। तो बीजेपी का टेम्पो जैसे जैसे चुनाव का आखिरी फेज आता है पूर्वांचल में बढ़ता जाता है। ये हम 14, 17, 19 तीनों में देख चुके हैं और आखिरी चरण में तो एकदम उन्माद वाली स्थिति होती है भाजपा कार्यकर्ता की और भाजपा वोटर की। तो साहब, जैसे जैसे ये चुनाव अंतिम चरण की ओर बढ़ेगा, मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा अभी भी 300 से ज्यादा सीटें लेके इस चुनाव में वापसी कर रही है और योगी जी प्रचंड बहुमत के साथ, जबरदस्त मेजॉरिटी के साथ वापस सरकार में आ रहे हैं। बाबा बुलडोजर पर चढ़ के वापस आ रहे हैं। इसी तरह चुनावी चर्चा चलती रहेगी 10 मार्च तक। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।